सभी लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि अर्जुन सिंघानिया अभी तक नहीं पहुंचा था। आज उसकी सगाई थी, मगर वो सुबह घर से गया था, फोन भी नहीं उठा रहा था। दादाजी ने अर्जुन के डैड अनूप सिंह सिंघानिया को इशारा किया। वो अपने पिताजी के पास आ गया था। अर्जुन कहाँ है? दादाजी ने पूछा। केवल बिजनेस सभी कुछ नहीं होता, परिवार भी होता है। देख रहे हो उस लड़की को, बिन माँ बाप की बच्ची है। क्या बीत रही होगी उसके दिल पर, कैसे खड़ी है उसके इंतजार में। दादाजी गुस्सा हो रहे थे। मैं ऑफिस जाकर देखता हूँ, तब वह फोन नहीं उठा रहा है, अनूप जी ने कहा। तभी अर्जुन सिंघानिया की चाची नीता वहां पर आती है। वो काफी गुस्से में दिख रही थी। देखिए पिताजी, मेरे बेटे की भी सगाई है आज, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। अर्जुन का तो आपको पता है, आज तक सुनी है उसने कभी किसी की, हमेशा मनमानी करता है। मैं आज अपने बेटे नितेश की सगाई लेट नहीं होने दूंगी, शुभ मुहूर्त में हो जानी चाहिए, उसने कहा। तुम चुप करो, आता ही होगा, अर्जुन की दादी ने कहा, जो उन्हीं के पास आ रही थी। माँ, आप हमेशा उसकी साइड लेती है। तनीता जी अपनी सास पर गुस्सा होने लगी थी। अब शादी इन दोनों की शादी में एक साथ नहीं रखने वाली मैं, अपने बेटे की शादी से अलग रखूंगी, वरना सगाई के प्रोग्राम की तरह शादी का प्रोग्राम भी खराब कर देगा। नीता अभी भी आग उगल रही थी। नीता चुप हो जाओ, तहर टाइम बोलना जरूरी नहीं होता। उसका फोन आ चुका है मेरे पास, उसने कहा है, वो थोड़ी देर में पहुंच रहा है। अर्जुन के चाचा जी रमेश सिंघानिया ने बीच में आकर कहा, असल में आज बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। पता है मुझे, अब वो ऐसे दिखाता है कि सारा काम वही करता है। नीता बोलती हुई वहां से चली गई। तभी एक बेहद हैंडसम और स्मार्ट लड़का हाल के अंदर इंटर करता है। सभी की नज़र इस पर थी। उसने क्रीम रंग के शेरवानी पहनी हुई थी, 6 फीट से ज्यादा हाइट। उसके चेहरे पर मूछें और दाढ़ी थी, जो उसके चेहरे को रौबदार बनाती थी। देखने वालों को उससे डर लगता था। उसकी बड़ी बड़ी ब्लैक आइज, जेल से सेट किए हुए बाल, मस्कुलर बॉडी जो कि उसकी शेरवानी में से दिख रही थी, चौड़ा सीना, और उसकी चाल में हमेशा एक स्टाइल था। वो तेज चाल चलता हुआ हाल के अंदर आया। सभी की निगाह उस पर थी, जितनी उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव थी। तमगर साथ में ये भी सच्चाई थी कि सभी उससे डरते थे। जहां तक स्टेज पर खड़ी हुई वो लड़की जिसके साथ उसकी सगाई होने वाली थी, उसकी तो अर्जुन को देखकर जान निकलती थी। बहुत घबराती थी वो उससे। स्टेज पर खड़ी हुई सीरत ने एक नज़र उसे देखा। वो जानती थी कि उस सामने आ रहे इंसान अर्जुन सिंघानिया के दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तब वह सिर्फ अपने दादा दादी के कहने पर उससे सगाई कर रहा है। तब वैसे भी उन दोनों के मिजाज का बहुत फर्क था। सीरत ये बात समझती थी। अर्जुन सिंघानिया कम बोलने वाला, ज्यादा सोचने वाला एक जिम्मेवारी इंसान था, जिसने सिंघानिया ग्रुप की बागडोर उस टाइम संभाली जब वो नुकसान में जा रहा था, और पिछले 5 साल में उसने जी तोड़ मेहनत की थी। आज सिंघानिया ग्रुप का एक नाम था। सीरत अर्जुन सिंघानिया के दादाजी के दोस्त की पोती थी। उसके मॉम डैड नहीं थे, मगर दादा दादी को वो बहुत लाडली थी। रिश्ता तो उसका नितेश सिंघानिया से होने वाला था, मगर हालात ऐसे बने कि अचानक एक ही रात में उसकी सगाई अर्जुन सिंघानिया से हो रही थी, जिसका शादी में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सगाई और शादी के लिए हाँ कही थी तो सिर्फ अपने दादा दादी की वजह से। सीरत ये सोच ही रही थी कि उसके पीछे से किसी ने कहा, भाभी भाई आ गए हैं। अनुज के बोलने से उसका ध्यान टूटा और वो हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, सीरत ने हल्के से कहा। अनुज उसका होने वाला देवर था और उसे उसकी बहुत बनती थी। तभी अर्जुन की बहन अदिति भी वहां पर आ गई। भाभी भाई आ चुके हैं। तभी सभी स्टेज पर सेट होने लगे। पहले अर्जुन और सीरत की सगाई होनी थी, उसके बाद नितेश और रीना की सगाई होनी थी। रीना जो कि सीरत की चचेरी बहन थी, वो सीरत से थोड़े ही महीने छोटी थी। सीरत अपने दादा दादी के साथ मोहाली में रहती थी, जबकि रीना के मॉम डैड यही इसी शहर में रहते थे। उनका घर सिंघानिया परिवार के बिल्कुल साथ में था। सगाई तो सीरत और नितेश की होने वाली थी। सीरत का नितेश के लिए आया था, मगर हालात ऐसे बदले, रीना और नितेश की सगाई हो रही थी आज। सिंघानिया ग्रुप का अपना होटल था, जिसका बड़ा सा हाल बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। आज रामजीदास सिंघानिया के 2 पोतों की सगाई थी। उनके बड़े पोते अर्जुन सिंघानिया और उनके छोटे पोते नीलेश सिंघानिया। उन दोनों की सगाई उनके बचपन के दोस्त रविकांत शर्मा की दोनों पोतियों सीरत और रीना से हो रही थी। पूरा हॉल रोशनी से नहलाया हुआ था। अदेश और विदेश से बहुत लोग आए हुए थे। सबसे पहले स्टेज पर अर्जुन सिंघानिया ने सीरत को अंगूठी पहनाई, फिर उसके बाद नीलेश और रीना की सगाई हुई। दोनों दोस्त आज बहुत खुश थे। रामजीदास सिंघानिया और रविकांत शर्मा, उन दोनों की बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई थी। रामजीदास सिंघानिया के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उसके दोनों बेटे साथ में सिंघानिया मेंशन में ही रहते थे और उसकी बेटी उसी शहर दिल्ली में ही रहती थी। उसके बड़े बेटे अनूप सिंघानिया के 2 बेटे और 1 बेटी थी। दूसरे नंबर के बेटे के 2 बेटे थे।
उनकी बेटी मीरा दीवान के एक बेटा और बेटी थे। वही रविकांत शर्मा के 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिनकी संतान सीरत उन्हीं के पास थी, जो उन्हें जान से प्यारी थी। वह लोग चंडीगढ़ के पास मोहाली में रहते थे। उनका दूसरा रणवीर शर्मा दिल्ली में रहता था। उसके की एक बेटी और बेटा थे। उसकी बेटी रीना की सगाई आज नीलेश सिंघानिया से हुई थी। उनका घर सिंघानिया मेंशन के साथ में ही था। सगाई के टाइम उठाकर सीरत ने अर्जुन की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसे बहुत डर लगता था। तब वही रीना और नीलेश बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सगाई होने के बाद अर्जुन सभी से मिलने लगा। वहीं नीलेश और रीना साथ साथ थे। वो स्टेज पर डांस कर रहे थे। वही अर्जुन सभी गेस्ट को अटेंड कर रहा था। फिर उन्होंने साथ में ही खाना खाया, मगर अर्जुन गेस्ट से मिलने के बाद वहां से चला गया था, क्योंकि वो जिस मीटिंग को बीच में छोड़कर आया था तो उसे वही वापस जाकर अटेंड करनी थी। शाम को घर आकर रीना ने सीरत से कहा, भाई तुम्हारी लाइफ तो ऐसे ही गुजरने वाली है। अब अर्जुन जीजू को तो काम के सिवा कुछ नहीं दिखता। कम से कम उसे आज तो नहीं जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कहते, उसकी दादी ने उसे बीच में टोका। मर्दों को काम तो करने ही करते हैं, मगर ऐसा भी क्या दादी माँ की अपनी सगाई के दिन भी बंदा कम पर चला जाए। आज तो उसे सीरत के साथ टाइम बताना चाहिए था। तभी रीना के फोन पर कोई मैसेज आया। वो मैसेज खोलकर देखने लगी। मैं फिर बात करती हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। वह फोन देखी हुई अपने कमरे में चली गई। ठीक है दादी, समय भी बहुत थक चुकी हूँ, मैं भी जा रही हूँ। सीरत अपने कमरे में चली गई। उस कमरे में जाकर अपना रूम का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी ज्वेलरी और दुपट्टा उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया तो खुद बेड पर लेट गई थी। अब मैं किसी को क्या बताऊं, मुझे उसे आदमी से तो मुझे डर लगता है। अच्छा हुआ वो पहले ही चला गया, वरना मैं क्या करती, जिसकी मैं चेहरे की तरफ नहीं देख सकती, उससे मेरी शादी हो रही है। तब वह अपने आप में सोचने लगी, कोई बात नहीं, जब शादी होगी देखी जाएगी, तब मुझे इस आदमी से के सामने ही नहीं आना है। मैं कल मोहाली चली जाऊंगी। उसने अपने आप से कहा, होगा सीईओ अपनी कंपनी का, मैं क्यों डरूं उससे। इनके घर में उसके जैसा खड़ूस कोई नहीं है। मालूम नहीं ये किस पर गया है। मैं क्या, इसके खुद के दादाजी दादी जी, इसकी खुद की मॉम डैड, इसके छोटे बहन भाई सभी से डरते हैं। बेचारी प्यारी सी सीरत खुद को समझा रही थी। वो बेड से उठी और टावल उठाकर नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वो टी-शर्ट और लोअर पहनकर कमरे में आ गई। सका मन हुआ कि चाय पी जाए, क्योंकि चाय में तो उसकी की जान बसती थी। वो कमरे से बाहर आई, नीचे चली गई। वहां लॉबी में कोई नहीं था, सभी थके आए थे। तो उसने किचन में जाकर खुद के लिए चाय बनाई। तो फिर उसे याद आया कि इस टाइम दादाजी और दादी जी को दूध पीना होता है। उसने उनके लिए भी 2 गिलास दूध गर्म किया और दादाजी और दादी जी को देने चली गई। जाओ बेटा तुम रेस्ट करो, दादाजी ने उससे कहा। जी ठीक है। तो फिर वो अपना चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। उसका मन किया कि बाहर बैठा जाए, क्योंकि वो टाइम नवंबर का महीना था, तो गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। उसने अपना चाय का कप लिया और बाहर टेरेस पर चली गई। टेरेस पर बैठकर चाय पीने लगी। इस बात से अनजान कि अर्जुन भी अपनी टेरेस पर किसी से फोन पर बात कर रहा था। चाय पीकर वो वही चेयर पर बैठकर और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे उसे खड़ूस आदमी को याद नहीं करना भूल जाना है, उसने अपने आप से कहा। सीरत जिसका दूध से भी गोरा रंग था, हेजल आइज जिसमें कोई डूबने को बेकरार था। हेजल आइज के साथ उसके बाल भी ब्राउन थे, जो न ज्यादा लंबे थे नहीं ज्यादा छोटे। गुलाबी होंठ और ऊपर वाले होंठ को छुता हुआ तिल, उस तिल के ऊपर कोई मरता था। तब वह कौन था इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तब वह होठों के ऊपर काला तिल किसी की कमजोरी था। तीखी नाक जिसमें उसने डायमंड का छोटा सा नोज पिन डाला हुआ था, कोई उस पर जान देता था। मगर कौन ये हम आपको बताएंगे। मगर धीरे धीरे जितनी हमारी सीरत खूबसूरत थी, उतना ही उसका खूबसूरत दिल था। चुलबुलापन तो जैसे उसमें कूट कूट कर भर था। अपने चुलबुलेपन की वजह से ही जब भी वो मोहाली से दिल्ली आती, ऐसा कभी कोई दिना नहीं गया था कि अर्जुन ने उसे डांटा न हो। गुस्सा उसे आता नहीं था। मॉम डैड उसके नहीं थे, मगर उसकी दादी उसके लिए माँ थी, तो उसके दादाजी उसके लिए उसके पिता, तो उसके चाचा जी, और चाचा जी अपने बच्चों के साथ दिल्ली में रहते थे। मगर वो अपने दादाजी जी के साथ मोहाली में ही रहती थी और वहीं पर ही बड़ी हुई थी। उन्होंने उसे पूरी आज़ादी दी थी। वो एक प्यार करने वाले, खुलकर जीने वाली लड़की थी, जिसे मिला था खड़ूस अर्जुन सिंघानिया। सीरत टेरेस पर बैठकर चाय पी रही थी, तो इस बात से अनजान कि अर्जुन भी अपनी टेरेस पर खड़ा किसी से फोन बात कर रहा था। सीरत ने अपना चाय का कप वहीं रखा और अपनी आंखें बंद करके बैठ गईं। तभी उसके चाचा का बेटा रॉनी भागता हुआ आया। दीदी बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ, आज तो मैं पकड़ा ही गया था, उसने सांस लेते हुए कहा।
मैं भी तुम्हारी ही वेट कर रही थी। रोनी के बोलने से अर्जुन जो पास वाली टेरेस पर खड़ा था उसका ध्यान सीरत है और रोनी की तरफ गया। रोनी के हाथ में कुछ था, उसने सीरत के हाथ पैर रख दिया। वो सिगरेट की डब्बी थी। सीरत ने सिगरेट की डब्बी खोली। ये क्या, इसमें तो एक ही है। सीरत ने कहा, तो और क्या आपको पूरी डिब्बी चाहिए थी? पता है कितनी मुश्किल से लेकर आया हूं, अपनी जान हथेली पर रखकर। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हो। एक तो मैं आपके लिए सिगरेट लेकर आया और दूसरे आप मुझे नौटंकीबाज कह रही हैं। अब वो गुस्सा दिखाने लगा। ठीक है, तू तो मेरा सबसे प्यारा छोटा भाई है। बड़ी बहन का कौन गुस्सा करता है? सीरत उसे मनाने लगी। ठीक है, अब जल्दी करो, इससे पहले कि मम्मी मुझे ढूंढते हुए जहां आ जाए। सब थके हुए हैं, आज कोई नहीं आएगा। सही बात है, रीना दीदी तो फोन पर लगी हुई है, शायद नितेश जीजू का फोन आ रहा है, रोनी ने कहा। तभी सीरत ने सिगरेट सुलगाई और बड़ा सा कश लिया। फिर धुआं हवा में उड़ाती हुई बोली, मैंने अपने सारे गम में उड़ा दिए। ऐसी कौन से गम है जिनके लिए ये धुआं उड़ाना पड़ रहा है? अर्जुन जो चलता हुआ वो अपने टेरेस के एंड तक आ गया था, जहां उसके बाद सीरत के घर की टेरेस शुरू होने वाली थी। वो वहां खड़ा हुआ था। वो सीरत को सिगरेट पीते हुए देख रहा था। अर्जुन के बोलने से सीरत ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी तो जान ही निकल गई, क्योंकि सामने अर्जुन था। उसने फिर कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं, ऐसे कौन से गम हैं जिन्हें तुम धुएं में उड़ा रही हो? और रोनी तुम? इससे पहले वो आगे बोलता, दोनों भाई बहन सिगरेट वहीं पर फेंक सिगरेट जल्दी से सीढ़ियां की तरफ भागे। दीदी, आज तो हम लोग गए, अगर उसने पापा को बता दिया तो क्या होगा? रोनी ने कहा, तुम ये सोचो कि मेरा क्या होगा। सीरत ने उससे कहा। दोनों भाई बहन कमरे में चले गए थे और उन्होंने कमरा बंद कर दिया। दीदी, आपको कोई और नहीं मिला था सगाई करने के लिए? आपको इसी के साथ सगाई करनी थी? मैंने थोड़ी कहा था कि उसके साथ सगाई करें। वो तो दादा दादी ने कर दी, तो आपको मना कर देना चाहिए था। अब मुझे क्या पता था कि मेरी सगाई उससे होगी। दादाजी ने मुझसे पूछा था कि सीरत, तुम्हें कोई लड़का पसंद है? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने ने कहा, हम अपनी मर्जी से तुम्हारे लड़का ढूंढे। मैंने बिना जाने कि वो लड़का अर्जुन है शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने उनसे कहा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मुझे बाद में पता चला कि वो लड़का जिससे मेरी शादी तय हुई है वो लड़का अर्जुन है। अर्जुन सिंघानिया, रामजी दास सिंघानिया के बड़े बेटे अनूप सिंघानिया का बड़ा बेटा है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वैसे तो वह बचपन से ही कम बोलना उसका स्वभाव था। जब उसने अपनी MBA खत्म की और बिजनेस को ज्वाइन किया, उस वक्त सिंघानिया ग्रुप का बिजनेस बहुत नुकसान में जा रहा था। उनके होटल भी बंद होने शुरू हो चुके थे और उनकी फैक्ट्रीज पर भी ताला लगने लगा था। जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो अपना हिस्सा निकलने लगे थे। ऐसे वक्त पर अर्जुन ने सिंघानिया ग्रुप ज्वाइन किया और थोड़े ही सालों में उसने सिंघानिया ग्रुप को वापस खड़ा किया। आज वो सिंघानिया ग्रुप का CEO था। बोलता तो वैसे भी वो पहले ही कम था, अब तो उसने जरूर के बिना बोलना ही बंद कर दिया था। पूरे ऑफिस के लोग उससे डरते थे। घर के सारे छोटे बड़े भी उससे डरने लगे थे। उसके सारे छोटे भाई बहन उसके आगे नहीं बोलते थे, तो क्योंकि वो हमेशा सही बात करता था। उन्हें किसी की गलती पसंद नहीं थी और साथ में रविकांत शर्मा उनके दादाजी के दोस्त थे, तो इन दोनों परिवारों का शुरू से ही बहुत अटैचमेंट थी। रविकांत जी और रामजी दास जी ने दोनों बंगले एक साथ बनवाए थे। दिल्ली की सबसे महंगी कॉलोनी में उनके घर थे। अपने बड़े बेटे की मौत के बाद रविकांत जी वापस मोहाली चले गए थे। तमगर उनका छोटा बेटा और उनका परिवार यहीं पर रहता था। अर्जुन से रविकांत शर्मा के परिवार के बच्चे भी डरते थे, और जिनमें से सीरत एक थी, क्योंकि सबसे ज्यादा शरारतों में माहिर तो वही थी। अर्जुन का एक ही दोस्त था, वो था रहमान। वो लोग स्कूल से लेकर अपनी MBA की स्टडी तक साथ थे। उसके बाद रहमान मलिक ने अपना बिजनेस ज्वाइन किया था और अर्जुन ने अपना। रहमान के कंधों पर उतनी जिम्मेवारियां नहीं थीं। अर्जुन के बहुत से राज थे जो सिर्फ रहमान मलिक जानता था। अर्जुन को टीनेज से ही एक लड़की पसंद थी, तो वह कौन थी उसके बारे में रहमान को छोड़कर कोई नहीं जानता था। सीरत अब 22 साल की हो चुकी थी। उसके दादाजी और दादी जी चाहते थे कि वो उसकी शादी कर दे। वैसे भी उनकी उम्र हो चली थी और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। सर के दादाजी और दादी की सीरत के पास आए। बेटा, हमें तुमसे एक बात करनी थी। उसके दादाजी ने कहा, क्या बात है? हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें बता सकती हो। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बेटा तुम हमें बता सकती हो, उसके दादाजी ने पूछा। नहीं, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, उसने साफ मना कर दिया। तो तुम्हारे लिए जो लड़का पसंद करेंगे उससे तुम मिलना पसंद करोगी? मिलना क्या है, आप मेरे लिए जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। आप मेरे लिए अकेले फैसला कर सकते हैं,
मुझे पता है आप दोनों मुझे देखकर जीते हो, मेरे लिए कोई गलत फैसला कैसे कर सकते हो। जीती रहो बेटी, तुम्हें जिंदगी भर खुशी मिले। उसके दादाजी ने उसे गले लगा लिया। उसके बाद उसके दादा ने अपने छोटे बेटे मतलब सीरत के चाचा को दिल्ली फोन लगा लिया। अरुण, मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं सोच रहा था कि मुझे नीलेश सीरत के लिए पसंद है, तो हम लोग दिल्ली आ रहे हैं नीलेश के साथ सीरत के रिश्ते की बात चलाने के लिए। तभी फोन उसकी पत्नी पकड़ लेती है। बाबूजी, मैं भी आपसे ये बात करने वाली थी। मुझे रीना के लिए नीलेश बहुत पसंद है। हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप आओ तो रामजी दास सिंघानिया से बात करो रिश्ते के लिए, और मुझे लगता है नीलेश भी रीना को पसंद करता है, रीमा ने कहा। मगर मैंने तो सीरत के लिए नीलेश को पसंद किया था, दादाजी कहने लगे। सीरत बड़ी उम्र की है, उधर अर्जुन बड़ा है। अब अर्जुन से सीरत का रिश्ता करो और रीना का नीलेश से, दोनों बहनें एक ही घर में चली जाएंगी। अब रीना छोटी है, उसका रिश्ता तो अर्जुन से हो नहीं सकता। उसके बाद दादाजी और दादी जी एक दिन के लिए अकेले दिल्ली आए थे। सीरत उस टाइम अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी सहेली की शादी पर गई हुई थी। रविकांत शर्मा रामजी दास से अर्जुन और नीलेश दोनों की शादी की बात करते हैं। यह सुनकर रामजी दास खुश हो जाते हैं। थोड़ी आनाकानी के बाद अर्जुन भी शादी के लिए मान जाता है, तो वो लोग सगाई का दिन फिक्स करने के बाद वापस मोहाली जाते हैं। तभी सीरत को पता चलता है कि उसकी शादी अर्जुन सिंघानिया से फिक्स हो चुकी है, और मुझे सुनकर उसकी तो जान निकल गई। मुझे क्या जरूरत थी, और वो चाहकर भी दादाजी को मना नहीं कर सकती, क्योंकि हाँ तो उसने खुद ही कहा था। तो इस तरह से बेचारी हमारी सीरत फंस चुकी थी। रोनी उसके चाचा का बेटा था जो 10th क्लास में पढ़ता था, और उसकी और सीरत की खूब बनती थी। अब दोनों को डर लग रहा था कि सुबह उन दोनों को कहीं डांट ना पड़े। सीरत भी सोने की कोशिश करती है, उधर रोनी भी सोने के लिए चला जाता है। सुबह उसका स्कूल था। अगले दिन रोनी और सीरत दोनों जल्दी उठे, क्योंकि सीरत को तो नींद ही नहीं आई थी कि सिगरेट वाली बात अगर दादाजी को पता चली तो क्या होगा। और बेचारा रोनी भी चैन से नहीं सोया था, उसे तो सभी से डांट पड़ने वाली थी। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसकी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। सीरत भी उसे छोड़ने गेट तक चली गई। वो रोनी को बाय कह रही थी। अर्जुन सिंघानिया गाड़ी से वहां से गुजर रहा था। उसने गाड़ी रोक ली। वह गाड़ी से उतरकर उन दोनों के पास चला जाता था। उन दोनों का ध्यान बिल्कुल भी इस बात पर नहीं था कि अर्जुन उसके पीछे आ चुका है। ठीक है रोनी, हो सकता है हम लोग शाम तक चले जाएंगे, जब तक तुम स्कूल से आओगे हम चले जाएंगे। नहीं दीदी, अभी तो आप रहो ना। नहीं, मुझे जाना है, सीरत ने कहा। पहले मुझे तुम लोग ये बताओ, तुम दोनों रात सिगरेट क्यों पी रहे थे? अर्जुन उन दोनों के पीछे खड़ा था। उसने कहा। दोनों उसे देखकर घबरा गए थे। मुझे तो दीदी ने कहा था सिगरेट लाने के लिए, मैं पीता ना हूं। नहीं हूं, रोनी ने कहा। और तुम क्यों पी रही थी? अर्जुन ने सीरत से पूछा। बस ऐसे ही, सगाई की खुशी में, उसके मुंह से निकला। उसने वो कह दिया। ऐसी खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकती जो ऐसे माननी पड़े, समझी? उसने सीरत को आंखें दिखाते हुए कहा। मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊं भैया? रोनी ने कहा। हाँ जाओ। वो ड्राइवर के साथ स्कूल की तरफ चला गया, मगर सीरत फंस गई। मुझे भी तुमसे बात करनी थी, अर्जुन ने सीरत से कहा। तभी अर्जुन को कॉल आ गया और वो फोन पर बात करने लगा। सीरत के लिए यही सही टाइम था। वो धीरे से वहां से पीछे हुई और फिर वहां से चली गई। जब अर्जुन का फोन खत्म हुआ तो उसने देखा सीरत वहां पर नहीं थी। वो लड़की भी ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कहता हुआ वो अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। आज तो मैं बच गई, मगर उसके साथ मैं कैसे रहूंगी? सीरत के दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थीं। सगाई के अगले दिन दोनों परिवार इकट्ठा बैठे थे। शादी की डेट फिक्स हो रही थी। 13 दिसंबर को दोनों भाई और बहनों की शादी एक साथ एक ही दिन होनी थी। उधर जब माया को अर्जुन की शादी के बारे में पता चला तो उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो अर्जुन को मिलने के लिए ऑफिस में आ चुकी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया है ना? तुम तो कहते थे केवल सगाई है, शादी नहीं होगी, तो शादी की डेट क्यों फिक्स हुई है? मैंने तुमसे कहा ना कि शादी नहीं हो रही है। फिक्र मत करो, जो मैंने कहा वही होगा। एक बात याद रखो, अगर ये शादी हो गई तो मैं तुम्हें उस बच्ची से कभी मिलने नहीं दूंगी। तुम जिंदगी में उसका चेहरा देखने के लिए भी तरसोगे, और तुम्हें पता है इस बात का कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। कहती हुई वो ऑफिस से चली गई और अर्जुन ऑफिस में परेशान बैठा हुआ था। माया को लेकर बहुत परेशान था। वो किसी भी तरह उसकी बात नहीं मान रही थी। अर्जुन और रहमान मालिक दोनों क्लब में बैठे हुए थे। अर्जुन और रहमान दोनों ड्रिंक कर रहे थे। क्या बात है, आज तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने अर्जुन को शराब पीते देखकर कहा। वो काफी ड्रिंक कर चुका था। यही प्रॉब्लम तुम्हें पता है, सगाई के बाद आज ही शादी फिक्स हो गई है। तो क्या माया आई थी? उसे पता चल गया है? पता तो चलना ही है, आखिर वो अरुण के चाचा की सेक्रेटरी है। रहमान ने कहा। उसे उनसे हर बात का पता चल जाती है। वो धमकी देकर गई है, अगर शादी हुई तो मैं कभी उस बच्चे का चेहरा नहीं देख सकूंगा। साथ ही वो घर पर सारी बात बता देगी। तुम जानते हो अगर घर पर पता चला तो क्या होगा?
तो फिर तुमने क्या सोचा है? रहमान ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ मुझे सीरत से बात करनी चाहिए। मगर सीरत से क्या बात करोगे? क्या उससे बात करनी सही रहेगी? सोच लो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिंदगी की एक गलती इंसान को कितना बेबस बना देती है। क्या तुम्हें पता है इस वक्त वो बच्चा कहाँ है? हाँ पता है, मगर मैं उसे नहीं ला सकता। मैं तो माया से कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मगर वो इस बात के लिए भी नहीं मानी। वो शादी करने वालों में से नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है वो कैसी औरत है। हर महीने उसे तुमसे अच्छी मोटी रकम मिल रही है, तो फिर क्या जरूरत है उसे तुमसे शादी करने की? तो फिर तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरी बात मानो, उस बच्चे के बारे में घर में बता दो। तुम अच्छे से जानते हो दादा दादी पर इसका क्या असर होगा। इस बात के बारे में वो क्या सोचेंगे? और फिर माँ, वो तो मर ही जाएगी। मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ, अर्जुन ने कहा। तो फिर अब क्या किया जाए? मुझे लगता है तुम सीरत से शादी कर लो और माया को सिर्फ पैसे से मतलब है, तुम उसे पैसे देते रहो। रहमान ने अर्जुन को सलाह दी। तुम्हें पता है उसके पास वो केवल बच्ची ही नहीं, एक वीडियो भी है, और वो वीडियो अगर बाहर आ जाता है तो क्या हो सकता है? सबसे बड़ी परेशानी की वजह वो वीडियो है। मुझसे ज्यादा मेरे बारे में कोई नहीं जानता। आगे अर्जुन के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। रहमान के घर से फोन आ गया, उसे जाना पड़ा। उधर सभी की बातें सुनकर सीरत अपना सिर पकड़ के बैठी थी। दादू, आप मुझे इतनी जल्दी घर से क्यों निकालना चाहते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसकी दादी ने उससे कहा। कल तो सगाई हुई है, आज शादी की डेट फिक्स हो गई। सगाई हो चुकी है, अब शादी तो करनी ही होगी। दादी ने कहा, तो फिर जनवरी की डेट फिक्स कर देते हैं। इसमें तो 1 महीना भी नहीं है पूरा। सीरत कहने लगी। चलो बेटा, अब तो शादी की डेट निकल गई है, थोड़े दिन आगे पीछे होने से क्या फर्क पड़ता है? उसने सीरत को बड़े प्यार से समझाया। वो वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। जिस आदमी से मैं 2 मिनट बात नहीं कर सकती, उससे मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं उसके पास से भाग जाती हूँ। तभी उसको रोनी बुलाने आ गया। दीदी चलो, आपको सभी नीचे बुला रहे हैं। वो वापस चली गई थी। सीरत, थोड़ी देर में तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मेरे ससुराल वाले? आप किसकी बात कर रहे हो? और किसकी बात करूंगी? तुम्हारी सगाई किससे हुई है? अर्जुन से ना, सीरत ने कहा। तो उसकी फैमिली आ रही है, तो ऐसा कहो ना बड़े दादा की फैमिली आ रही है। अब वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। केवल इसके नहीं, वीना के भी ससुराल वाले हैं। सीरत की चाची रीमा के बीच में कहा। जाओ तुम दोनों तैयार होकर आओ। घर में असल में आज शाम को शादी की डेट फिक्स हुई थी, उसे उसी पर डिस्कस करना था। इसके लिए रामजी दास की पूरी फैमिली आ रही थी और साथ में उन्हें खाने पर भी बुलाया गया था। सीरत और रीना दोनों ही तैयार हो चुकी थी। रामजी दास की पूरी फैमिली वहां आ गई थी, मगर अर्जुन नहीं पहुंचा था। अर्जुन कहाँ रह गया? दादाजी ने अर्जुन को न देखकर पूछा। भाई थोड़ा लेट आएंगे, उन्हें थोड़ा काम है, नीलेश ने जवाब दिया। वो तो सगाई के दिन भी लेट आया था, आज कहाँ पहुंचेगा? अर्जुन की चाची नीता बीच में कहने लगी। उसका ना आना सीरत के दादाजी को अच्छा नहीं लगा, मगर सीरत ने अपने रब का शुक्रिया अदा किया। वो उसके ना आने से खुश थी, क्योंकि उसे तो डर था उसकी सिगरेट वाली शिकायत न लगा दे। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। सीरत भी बीच में बैठी हुई थी। वो अर्जुन के न आने से बहुत खुश थी। तभी रोनी उसके पास आया। दीदी, लगता है आज हम बच गए, वो नहीं आया है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, वरना पक्का हमारी शिकायत लगती। अरे दोनों भाई बहन क्या बात कर रहे हो? हमें भी सुना दो। रामजीदास ने उन दोनों को बातें करते देखकर कहा। कुछ नहीं दादाजी, बस ऐसे ही, सीरत ने बहाना बनाया। भाई, अब तो हम जल्दी से दोनों बच्चियों को अपने घर ले जाएंगे। हमारे घर में इन दोनों बच्चियों से रौनक हो जाएगी। तो ठीक है, अब शादी की शॉपिंग शुरू करते हैं, अर्जुन की माँ मीरा जी ने कहा। तभी हॉल के बाहर से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। लगता है भाई आ चुके हैं, अर्जुन कहने लगा। तभी तेज चलता हुआ अर्जुन अंदर आया। उसे देखकर रोनी और सीरत के तो होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, तुम्हारी ही वेट हो रही थी, सीरत के दादाजी ने अर्जुन से कहा। और नहीं तो क्या, हम सब भूखे बैठे हैं आपके इंतजार में, अनुज ने कहा। सभी लोग खाने के लिए बैठ गए थे। खाना लगाने में सीरत, रीना और रीमा तीनों नौकरों के साथ सभी खाना लगा रहे थे। खाना खाते हुए अर्जुन ने नजर उठाकर कई बार सीरत की तरफ देखा, मगर सीरत ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने अपनी नजरें अपने चेहरे पर सीरत में भी महसूस की थी। सीरत को लगा कि डाइनिंग टेबल पर सभी के सामने उसकी सिगरेट वाली बात अर्जुन कहीं बता न दे। एक तो वो अर्जुन से वैसे ही डरती थी, आज तो उसकी सचमुच की गलती थी। सभी ने खाना खा लिया था और सभी बाहर लॉन में आकर बैठ गए थे। तो फिर अर्जुन, तुम लेट हो गए? हमने शादी की डेट फिक्स कर दी, दादाजी ने कहा। कब की तारीख है? अर्जुन ने पूछने लगा। 13 तारीख को तुम दोनों की शादी है, मगर इसमें तो दिन बहुत कम है।
मुझे लगता है जनवरी की डेट होनी चाहिए थी। देखो, अगर अपनी मनपसंद डेट चाहिए होती तो पहले आना था। अब तो हो चुका, निवेश ने कहा, और उसने बात करते हुए मुस्कुराकर रीना की तरफ देखा। वैसे अब बेटा तुम्हारी सगाई हो चुकी है तो शादी भी होगी ना? रीमा जी ने कहा। तभी नीलेश वहां से खड़ा हो गया। उसने रीमा की तरफ चेहरा किया। आंटी जी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं रीना के साथ थोड़ा बाहर घूमने जा सकता हूँ? बस हम जल्दी ही लौट आएंगे। ध्यान से जाना, अर्जुन ने उससे कहा। ध्यान से जाना क्या होता है? तुम दोनों भी जाओ, सीरत के दादाजी ने अर्जुन से कहा। जाते हुए अर्जुन ने अपना ब्लेजर उतारकर वहीं रख दिया। अब बाहर की तरफ वो जाने लगा। मुझे लगता है सर्दी है, आपको ब्लेजर पहनना चाहिए। सीरत उसे ब्लेजर उतारते देखकर कहने लगी, यही ऐसी कोई बात नहीं। अर्जुन ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी अर्जुन का फोन बजा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, अर्जुन ने फोन पर किसी से कहा। तुम तीनों गाड़ी से बाहर आओ। क्या हुआ है मुझे? कम ऑन अर्जेंट। अर्जुन उनको गाड़ी से उतार दिया और खुद गाड़ी लेकर चला गया। तुम लोग वापस क्यों आ गए? दादाजी ने कहा। भाई को काम आ गया था, वो गाड़ी लेकर चले गए, नीलेश ने कहा। ऐसा भी क्या काम जो रात को इतने बजे होता है? अर्जुन की चाची नीता ने कहा। मॉम, होगा कोई काम भाई को, नीलेश ने अपनी मॉम को टोका। सीरत समझती थी कि अर्जुन को उसके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसका जाना ही अच्छा था। सीरत, मुझे तो लगता है तुम्हें तो सारी जिंदगी अर्जुन का इंतजार ही करना है। अच्छी बात है, अभी से आदत डाल लो, नीता ने फिर सीरत से कहा। असल में उसकी चाची दिल से अर्जुन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अर्जुन की अहमियत घर हो या ऑफिस उसके बेटे से ज्यादा है और उससे पूछे बिना कोई फैसला घर में नहीं किया जाता। नीता, तुम ये क्या कह रही हो? उसके चाचा जी ने उसकी चाची को बीच में टोका। अब कुछ बातें तो वक्त बताएगा, अभी किसी बात के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। अर्जुन की मॉम मीरा जी ने कहा। देख लेना, एक बार तुम शादी करके घर आ जाओ, फिर वो तुमसे पूछे बिना तो सांस भी नहीं लेगा। मीरा जी उठकर सीरत के पास चली गई। आप सब लोग कैसी बातें कर रही हैं? काम तो करना ही है, अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अब ये सोचो कि इतनी रात को आराम करने की जगह अर्जुन जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, इसलिए तो मैं सीरत को पसंद किया हूँ अपने अर्जुन के लिए, अर्जुन के दादाजी रामजी दास कहने लगे। मुझे पता था मेरे बेटे के लिए सीरत ही सही है। बिल्कुल, मेरी सीरत लाखों में एक है। मुझे मेरे अर्जुन के लिए शुरू से ही सीरत पसंद है। अब अर्जुन की दादी जी भी कहने लगी। देख लेना बहन जी, जब सीरत आपके घर जाएगी तो मेरी बेटी में कितने गुण हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सीरत की दादी जी भी सीरत की तारीफ करने लगी। सीरत सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, मगर उसका दिल जल रहा था। उसने अपने आप से कहा, ये सब कहने की बातें हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो उससे बात करने से भी डर लगता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जिंदगी बिताएंगे मालूम नहीं। प्यार तो बहुत दूर की बात है, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ कभी 10 मिनट भी नहीं बैठे आज तक। सीरत के मन में बहुत सी बातें चल रही थीं, मगर वो कोई भी बात अपने चेहरे पर नहीं लेकर आई थी। नीता और रीमा दोनों ही खुश थे कि उनके बच्चों की सगाई हो चुकी थी और शादी भी होने वाली थी। मैं एक बार जरूर कह सकती हूँ कि नीलेश मेरा बेटा रीना को बहुत खुश रखेगा, देख लेना, नीता ने कहा। बिल्कुल, दोनों बहुत खुश रहेंगे, रीमा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उनकी बातें सुनकर उन दोनों में से एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। वो दोनों जैसे बातें कर रही थीं, दर्द गुजरकर सीरत को जला रही थी, क्योंकि सीरत तुम दोनों को ही पसंद नहीं थी। सीरत के चेहरे पर चाहे खुशी थी, मगर उसकी आंखें उदास थीं। कौन सी लड़की नहीं चाहती थी कि उसका होने वाला पति उसे इज्जत और प्यार दे, मगर अर्जुन के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था और सब इसी के बारे में बात कर रहे थे। मीरा जो सीरत के चेहरे की तरफ देख रही थी, उन्हें सीरत के मन की हालत समझ आ रही थी। उन्होंने अनुज को इशारा किया। अर्जुन को किसका फोन आया था जिस वजह से वो चला गया? क्या सीरत अर्जुन के रिश्ते में दरार और बढ़ जाएगी? कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसका होने वाला पति उसे इज्जत दे, प्यार दे, टाइम भी? मगर अर्जुन के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। मीरा जी जो सीरत के चेहरे की तरफ देख रही थीं, उन्हें सीरत के मन की हालत समझ आ रही थी। उन्होंने अनुज को इशारा किया। अनुज सीरत के पास से चला गया। भाभी, आप फिक्र मत करो, आपका देवर हूँ, आपका मन लगाने के लिए मैं हूँ। मुझे पता है आपके उसे होने वाले पति के पास तो बहुत काम है, मगर मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तुम मुझे भाभी क्यों कह रहे हो? सीरत ने उसे टोका। तुम मेरे देवर नहीं, मेरे भाई हो। सीरत और अनुज एक साथ साइड पर बैठे हुए थे, सभी अपनी बातों में लगे थे। एक बात कहूँ मैं अभी आपसे, अनुज ने कहा। एक बात आप जानती हैं कि भाई के पास बहुत काम है, भाई चाहकर भी काम नहीं छोड़ सकते, जो उनकी जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, काम तो सबको करना ही पड़ता है। इतना बड़ा बिजनेस जो उन्होंने खड़ा किया है, संभालना तो पड़ेगा।
मेरी स्टडी खत्म हो जाए फिर मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा और धीरे धीरे भाई की जिम्मेदारियां भी बांट लूंगा, फिर वो आपके लिए फ्री हो जाएंगे। सीरत ने अनुज के सर पे हाथ मारा। बिल्कुल, पहले तुम अपनी स्टडी खत्म करो, फिर बिजनेस के बारे में सोचना। और अदिति कब आ रही है? सीरत ने अर्जुन की छोटी बहन के बारे में पूछा, जो दोनों भाइयों में छोटी थी, जो हॉस्टल में रहती थी। वो आपकी शादी में टाइम पर ही आ जाएगी, उसकी स्टडी है। दिसंबर के लास्ट वीक छुट्टियां होंगी, तब आएंगे दोनों। असल में अर्जुन की छोटी बहन अदिति और नीलेश की छोटी बहन दोनों हॉस्टल में रहती थी। उन दोनों से ही सीरत की अच्छी बनती थी। नीलेश की छोटी बहन नीना, अदिति दोनों सीरत की अच्छी सहेलियां थीं। रात को सिंघानिया फैमिली अपने घर वापस आ गई थी। सीरत अपने कमरे में चली गई। उसकी दादी उस कमरे में आती हैं। दादी, मुझे बुला लेते आप? सीरत ने उन्हें देखकर कहा, मुझे तुमसे बात करनी थी बेटा, तुम मन खराब मत करना। दादी उसे समझाने लगी। किस बात को लेकर? सीरत ने कहा, पता है मुझे अर्जुन लेट आया था और फिर चला गया। उसकी बात पर सीरत हंसने लगी। दादी, अब काम तो करना ही है ना, जैसा आप कहते हैं। अगर मर्द काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप उस बात की टेंशन मत लो। उसने हंसकर कहा, तुमसे बात करने का मन हल्का हो जाता है। अच्छा, तो हम मोहाली कब जाएंगे? सीरत ने पूछा। तुम्हारी शादी तो फिक्स हो चुकी है, मोहाली किस लिए जाना है? क्यों? हमारा घर तो वही है ना। शॉपिंग करनी है शादी की। तुम्हारे लिए शादी का लहंगा लेना है, दादी ने कहा। मैं सोच रही थी जो आपके पास शादी की ज्वेलरी है, वही जो आपने पहनी थी अपनी शादी के टाइम पर, मुझे वो चाहिए। वो सारा सामान तेरा है, तेरी माँ के गहने और मेरे गहने, सब मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम जो मर्जी करना। ठीक है, सीरत ने हंसकर कहा। ठीक है दादी, आज आप मेरे पास सो जाओ। हाँ, अगर दादू को आपके बिना नींद नहीं आई तो। शरारती, दादा दादी को छेड़ रही हो। सीरत दादी के गले लग गई। उधर होटल के कमरे में अर्जुन माया के साथ था। तुमने मुझे किस लिए बुलाया? आज सुबह ही तो तुमसे मिलने आई थी मुझसे। आज सुबह ही तो तुम मुझसे मिलने आई थी। कारण तुम जानते हो, मैंने सुना है तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। मैंने कहा ना, शादी नहीं करूंगा। तुम फिक्र मत करो, कैसी भी शादी कैंसिल हो जाएगी। अब मैंने प्लान बदल दिया है। तुम शादी कर लो। क्या चाहिए तो तुम्हें? इसके बदले अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। माया के हाथ में शराब का ग्लास था। वो एक एक घूंट भरते हुए अर्जुन के बिल्कुल पास आकर बैठकर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखती है। मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हें शादी के दिन बताऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। देखो माया, तुम मुझे क्यों परेशान करती हो? मैं तो कहती हूँ मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कहते हुए उसने पूरा पैक खत्म कर दिया और ग्लास टेबल पर रखती हुई कहने लगी, तुम इतने हैंडसम हो कि कोई भी लड़की तुझ पर मर जाए। उसे दिन में सगाई के दिन भी तुम्हारी वजह से लेट पहुंचा, अब जल्दी चला आया। आज भी सीरत क्या सोचती होगी मेरे बारे में? क्यों पसंद करते हो उसे? माया ने कहा। यह कोई कहने की बात है? उससे शादी कर रहा हूं। अगर पसंद है तभी कर रहा हूं। माया जोर से हंसते हुए कहती है। ऐसा भी क्या है उसमें, जैसे मैं कर रहा हूं? अब तक वो बवाल हो जाता। उसने एक बार भी कोई बात नहीं कही। बहुत तारीफ कर रहे हो उसकी। तो ठीक है, उसकी सीरत की आजमाइश करेंगे हम। देखते हैं वो क्या करेगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? अर्जुन ने उससे पूछा। शादी के दिन बताऊंगी ये बात मैं तुझे। जल्दी से, मुझे उन लोगों की शादी का इंतजार है। अर्जुन वहां से खड़ा हो गया। ठीक है, मैं चलता हूं। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बहुत रात हो चुकी है। घर जा रहा हूं। माया सोफे से उठ गई और अर्जुन के गले में बाहें डालते हुए कहने लगी, आज यहां रुक जाओ मेरे पास। अर्जुन ने अपने गले से उसकी बाहें निकाल दी। मुझे लेट हो रहा है, कहता हुआ अर्जुन कमरे के बाहर चला आया। माया उठी और एक पेग पैक बनाने लगी। तुम्हारी होने वाली बीवी कितनी सीधी है, ये तो शादी के दिन पता चलेगा। देखती हूँ, अगर शादी के दिन ही शादी तोड़कर न चली गई तो मेरा नाम माया नहीं। आखिर माया ऐसा क्या करने वाली है? माया शादी के दिन अर्जुन के सामने कौन सी शर्त रखने वाली है?